अजी, ये क्या कह रही हो आप? 15 साल की लड़की का विवाह 39 साल के आदमी से? केशवपुर नामक राज्य में एक गरीब चमन नाम का किसान रहता था। उसकी 15 साल की पुत्री थी जिसका नाम शांति था। चमन की पत्नी शांति को जन्म देते ही मर गई थी। अब शांति का पालन पोषण अकेले चमन ने ही किया था। पूरे दिन चमन खेतों में काम करता था और फिर घर आकर खाना पकाता था। एक दिन चमन खाना पका रहा था। शांति उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत चमन के घर पर आती है। अरे बेटवा चमन, कब तक ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है, तू खाना उससे पकवाया करना। ऐसे तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी बिटिया को घर का काम काज भी आ जाएगा। काकी, मेरी एक ही बिटिया है। मैं उसको माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, परंतु ध्यान रखता हूँ पिता का प्यार पूरा दे पाऊँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ और मेरी बेटी मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है। बदले में मैंने उनको पूरा एक खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में कोई और भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसीलिए उससे कोई काम नहीं कराता। अरे चमन, ये क्या बात हुई? पढ़ाई से किसी का भला हुआ है कि आज तक? कन्या को उचित समय पर घर का काम सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को अगले घर जाकर तुमको ही गालियां सुनवाएगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। उसमें अभी बहुत समय बाकी है, आप चिंता न करें काकी। मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। बुढ़िया आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी और चमन हमेशा उसका मुंह बंद कर दिया करता था। शांति ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीख लेना चाहिए। बिटिया, तू बस मन लगाकर पढ़। मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन मेरी बेटी भी ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारी से कम ना होगी। हाँ बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है। अब मुझे देरी हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय से खा लेना। और मेरे दोस्त गुड्डू का खाना? तेरे दोस्त का भी बना दिया है, भला उसके बिना तू खा सकती है क्या? इतना बोलकर चमन खेतों में काम करने चला गया। शाम को जब चमन खेतों से लौट रहा था, तब अचानक ही उसके सामने एक सांप आ गया और चमन का पाँव उसके ऊपर चला गया। सांप ने चमन को काट लिया। चमन कुछ देर तक बहुत तड़पता रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अरे देखो देखो भाई, चमन को सांप ने काट लिया है। आसपास के लोग दौड़कर चमन के पास आए, पर तब तक चमन मर चुका था। ये तो मर गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया अचानक? बीवी तो पहले ही नहीं थी बेचारे की, अब खुद भी नहीं रहा। अकेली बिटिया क्या करेगी? कुछ लोग उसको उठाकर उसके घर ले गए। शांति ने अपने पिता को जब इस अवस्था में देखा तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में। तभी एक 6 साल का बच्चा गुड्डू उसके पास आया और उससे बोला, दीदी, तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के है। मेरे माता पिता भी नहीं हैं, इसीलिए तो इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक गुड्डू नहीं 2 हो जाएंगे। शांति उस छोटे से बच्चे गुड्डू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अब से हम दोनों साथ साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। दीदी, तू तो पहले से ही मेरा सहारा है, मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है। अब से मैं तेरा भी सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने ही चमन का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अब गांव वालों को ये बात खाई जा रही थी कि उसकी अकेली पुत्री शांति का क्या होगा। भाइयों, चमन हमारे भाई जैसा था, अब हमें शांति को सहारा देना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, सहारा तो लड़कियां देती हैं अपने परिवार को, ये शांति किसी को सहारा तो क्या देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले से ही कहती थी चमन से कि इसको लड़कियों वाले काम सिखा दो, परंतु उसने मेरी एक न सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, शांति का विवाह करवा दिया जाए। कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, मेरे पिताजी कहते थे मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। अरे तो चुप कर,
इतनी सी होकर हमारे सामने जबान चलाती है। जो तेरे बाप का खेत था वो चमन ने बेच के सब तेरी पढ़ाई में लगा दिया। अब क्या मिट्टी खाएगी? जो हम लोगों पे जिम्मेदारी तेरा बाप छोड़कर गया है ना, बस उसी को पूरा कर रहे हैं हम लोग, और यही गांव वालों का कर्तव्य होता है। शांति ठीक कह रही है, अभी वो छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? तो क्या तू उसका पालन पोषण करेगी? महंगाई इतनी हो गई है, अपने बच्चों के पेट नहीं भर सकते हैं। अब तू चली है दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करने। हाँ, तू ही बता, तू उसका पालन पोषण कैसे करेगी? इस गांव में यदि कोई ऐसा है जो शांति की जिम्मेदारी उठा सके तो वो सामने आ जाए। बुढ़िया की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो राम ने कहा, ठीक है काकी, शांति का विवाह करा दीजिए। वैसे भी शांति इतनी भी छोटी नहीं है, 15 साल की हो गई है, परंतु विवाह के लिए कोई वर भी तो होना चाहिए। एक औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर राम के सामने लाती हुई बोली, मेरा बेटा विनोद करेगा शांति से शादी। पर तुम्हारा बेटा तो हमेशा ही शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है, और शांति अभी 15 साल की है। तुम्हारा बेटा तो 39 साल का है, ये बेमेल विवाह होगा। आप कोई राजकुमार तो विवाह नहीं करेगा ना शांति से। जैसा वर मिल रहा है वैसा ही ठीक है। विवाह के बाद विनोद अपनी जिम्मेदारियों को जरूर से समझेगा और नशा करना छोड़ देगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके साथ शादी नहीं कर सकती। उससे तो अच्छा है मैं अपने पिताजी के साथ ही अर्थी पर लेट जाऊं। तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तू विनोद से शादी कर ले, या फिर ये गांव वाले तुझ पे हुक्का पानी डाल देंगे। हुक्का पानी? क्या मतलब? काकी का मतलब है फिर तुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा कहीं और, फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मुझे काकी की ये शर्त मंजूर है। विवाह वाली? मैं अभी ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। शांति का ये बोलना था कि गांव के सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी, रोक लो उसे। जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना, तो फिर अपना गांव याद आ जाएगा इसको। ये कहाँ जाएगी भला? कल सवेरे तक लौट आएगी और विनोद से विवाह भी कर लेगी। मैं देखती हूँ इसके बाप के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ, सब अपने अपने घर पर जाकर बैठो और 2 लोग जाकर शांति को गांव के बाहर फेंकाओ। गांव वालों ने शांति को गांव से बाहर फेंक दिया। तभी गुड्डू भागकर शांति के पास आ गया। दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। इस गांव में आप ही तो हो जो गुड्डू को खाना देती थी। आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? शांति ने गुड्डू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि तेज वर्षा होने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। गुड्डू को चमकती हुई बिजली से बहुत ज्यादा डर लगता था। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है, ये वर्षा कब बंद होगी? बस कुछ ही देर में ये वर्षा बंद हो जाएगी गुड्डू, डरो मत। शांति ने गुड्डू को गोद में उठा लिया और उसके चेहरे पर अपने दुपट्टे का पल्लू ढक दिया। परंतु वर्षा इतनी ज्यादा तेज थी कि अब वो दोनों ठीक से रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी देर में वर्षा रुक गई। शांति गुड्डू को गोद में लेके जमीन पर ही बैठी हुई थी। दोनों का ठंड से बहुत ज्यादा बुरा हाल था, परंतु उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसको ओढ़कर वो दोनों अपनी ठंड को दूर कर सकें। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोर से लगी है। इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड्डू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यहीं सड़क पर पड़े रहेंगे। शांति गुड्डू को पूरी रात समझाने की कोशिश करती रहती है। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन शांति को कोई भी जगह नहीं मिली जिससे वो कहीं जा सके या कुटिया डाल के रह सके। शांति ने गुड्डू को गोद में सुला दिया था, परंतु उसके गीले कपड़ों के कारण गुड्डू ढंग से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, पर शांति की एक पलक भी नहीं लगी। जंगली जानवरों की आवाज वहाँ पर और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ आया। शांति और गुड्डू को जंगल में देखकर वह राजा कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने घर जाओ।
उसकी बात सुनकर शांति जोर जोर से रोने लगी। शांति को रोता हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जो भी बात है हमें बताओ, हम यहाँ के राजा हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। महाराज, मेरा नाम शांति है और ये मेरा भाई गुड्डू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। शांति ने राजा को सारी बात बता दी। राजा शांति और गुड्डू को लेकर महल में चला गया। शांति, हम अपनी दासी को बोल के तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाना भिजवाते हैं और अब से तुम महारानी की दासी बन के रहोगी। महल में जल्दी ही खुशखबरी भी आने वाली है। हम तो कल ही मनादी कराने वाले थे महारानी के लिए एक और दासी की, और तुम हमें मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने के लिए छत दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले गए। शांति कई दिनों तक महल में रही और अब राजा ने शांति को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन शांति कक्ष की सफाई कर रही थी तो रानी ने शांति से कहा, शांति, क्या सफाई के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती? महारानी जी, हम जानते हैं हम ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम आपको मजेदार कहानियों की किताब, युद्ध और धर्म की किताबें भी पढ़कर सुना सकते हैं। क्या तुमको किताबें पढ़नी आती है शांति? हाँ महारानी जी, ऐसी कोई भी किताब नहीं जिसके बारे में शांति न जानती हो। अरे वाह शांति, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है गांव की कोई लड़की पढ़ी लिखी भी है। क्या गुड्डू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या वो मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, हमें तो वो बहुत अपना सा लगता है। बहुत ही प्यारा है ना वो। बहुत ही जल्दी हम उसको पसंद करने लगे हैं। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में राजकुमार भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपको गुड्डू और भी ज्यादा प्यारा लगता होगा ना? हाँ शांति, ये भी हो सकता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ ही दाई माँ की घबराई हुई आवाज भी आई। महाराज, महाराज, हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे की रोने की आवाज तो गूंजती है पर किलकारी नहीं। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा नहीं बोलिए। ये हमारा दूसरा बच्चा है जिसमें हम अपने पहले बच्चे को अपनी गोद में लेने से पहले ही खो चुके हैं। अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए। हम धीरे धीरे करके बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने पुत्र को जीवन दान दे सकें। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि आप वो पानी शिशु को पिला दे तो उसको जीवन दान मिल सकता है, पर वो पानी आपको स्वयं ही लाना होगा। और याद रहे, उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। दाई माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले पुत्र राजकुमार राहुल को खोया था। महाराज फिर से वहाँ जाएंगे तो वो फिर से टूट जाएंगे। महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही शक्तिशाली है शिशु के लिए, और अब महल में दूसरा राजकुमार भी आ गया है। महाराज, और आपके जख्म बहुत ही जल्दी भर जाएंगे। महारानी, हमारा बड़ा राजकुमार वाकई हमें बहुत याद आता है, परंतु आज वहाँ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। मुझे अपने पुत्र को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। राजकुमार अर्जुन के लिए भी दाई माँ ने यही बोला था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है। राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर पर चल पड़े। वो जैसे ही नदी से पानी घड़े में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। इस नदी का पानी तो सूख गया है। अब मैं अपने पुत्र के लिए काली नदी का पानी कैसे लूं? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे खुद ही पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वो कुछ सोच पाते तभी उनको एक लड़की की चीखने की आवाज आई। हाँ, ये लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मुझे देखना होगा। पर वहाँ महल में मेरा पुत्र
आखिरी सांस ले रहा है। समय से पहले मुझे महल लौटना भी है। यदि देरी हुई तो मेरे पुत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु ये लड़की जो भी है, ये भी तो मेरी प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। मुझे जाके देखना होगा। राजा घड़ा वहीं पर छोड़कर पेड़ के पीछे देखने गए, जहाँ से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, काली नदी के पानी वाली। तुम झुककर हमारी बात सुन रही थी? नहीं महाराज, मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी ले लेंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना ज्यादा सुरक्षित हो और खुशहाल होता। अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। बोला ना, तुम यहाँ से जाओ। महाराज, हमारे पास एक उपाय है काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हमने एक किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी, तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम हमें हमारे मार्ग से भटका दोगी। राजा शांति का कुछ बोल पाते, तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन्न निकला। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के देवता, हमें कुछ जल चाहिए अपने बच्चों के लिए। जिन तुम्हारी मदद करके दिल से खुश होगा। राजा ने जैसे ही अपना घड़ा उठाकर सिनारा जिन को दिया, तभी शांति ने पीछे से एक लाल रंग की मिट्टी सिनारा जिन की तरफ फूंक कर उड़ाई। लाल मिट्टी ने जैसे ही जिन को छुआ तो छूते ही सिनारा जिन की आंखें लाल हो गई और धीरे धीरे उसका बदन दहकने लगा। लड़की, ये क्या? तुझे मैं इस नदी में डुबाकर पाताल तक ले जाऊंगा। सिनारा जिन चीखते चीखते काली नदी में छाई बनकर बहने लगा। राजा भी शांति की इस हरकत से बहुत ज्यादा खफा हो गए। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? अब मेरे पुत्र को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, मैं जानती हूँ आप मुझ पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पुस्तक पर तो आप यकीन कर सकते हैं ना। देखिए, इस मायावी काली नदी नामक पुस्तक में यही सब लिखा है। यदि कोई काली नदी का पानी छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ लेती है। और ये पुस्तक मेरी नहीं है, आपके महल की ही पुस्तक है, जो मैंने इसे वहां से ही उठाया है। शांति ने एक काली नदी के रहस्य नामक पुस्तक खोल के राजा के सामने रख दी। राजा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? महारानी ने जब आपसे कहा कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यही पानी लाने को बोला था, तो मैं समझ गई कि ये दाई माँ की ही चाल है। और हमें याद आया कि एक दिन हम रानी जी को किताब में पढ़कर सुना रहे थे और हमने देखा कि वहाँ पर काली नदी नाम की एक रहस्यमयी किताब है। आप जब यहाँ पर निकले तो बस हमने इसको देखा, पढ़ा और हम समझ गए कि ये सब एक साजिश है। शांति, तुमने हमारे पुत्र को बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, आप शुक्रिया अदा बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम तो पकड़ा ही जा चुका है, समझो। कैसे? वो दाई माँ ही हमारे बड़े राजकुमार की कातिल है। नहीं महाराज, वो सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। राजा और शांति महल की तरफ चल दिए। जब वो महल आए तो दाई माँ रानी के समीप ही बैठी हुई थी। राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ गई। दाई माँ, हमने और महारानी ने आप पे इतना यकीन किया और आपने हमारे साथ क्या किया? तो तुमको सब कुछ पता चल गया? हाँ, अब तुम ये बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना, क्या तुम्हारी दृष्टि में इसको सही कहते हैं? और जो आपने किया राजा साहब, वो ठीक था क्या? क्या गलत किया हमने तुम्हारे साथ, बोलो। तुम्हारे कारण अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। तुम पे हमने इतना यकीन किया
तुम्हें अपना पुत्र सौंपकर काली नदी का पानी लेने गए थे। वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, पता लगा बच्चे को जंगली जानवर ले गए और खा लिया। आप सोच भी नहीं सकती ये 6 साल हमारे लिए और महारानी के लिए कैसे थे। क्या आपको लगता है महाराज आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए कल्याणी को? कल्याणी का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस कल्याणी का साथ दिया जो आपको देना चाहिए था। इतना बोलकर दाई माँ वहाँ से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकल गई। राजा भी गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी में जाकर राजा ने आवाज लगाई, कोई है अंदर? देखो जी, जरा आज इतने सालों बाद दरवाजे पे कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों को। कभी वो भी दिन था जब लोग हमको झुककर सलाम किया करते थे, और एक आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग जूते चप्पल फेंककर हमारे मुंह पर मार देते हैं। मैं देखता हूँ, तुम इतनी चिंता मत करो। एक ना एक दिन तो गांव वालों को हमारी सच्चाई पता ही लग जाएगी। उस दिन इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। मुकेश ने सामने राजा को खड़े देखा तो वो चौंक गया। मुकेश, क्या कल्याणी अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। कल्याणी भी राजा की बात सुनकर वहाँ पर आ गई। तुम यहाँ इतने सालों बाद क्या लेने आए हो? मैं अपना पहले ही सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो केवल 4 महीने की है। मैं उसको पानी में चीनी मिला मिला कर पिलाती हूँ ताकि ये जीवित रहे। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। जो रोटी फेंक कर देते हैं वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। अब और क्या चाहिए तुमको हमसे? कल्याणी, तुम्हारी बेटी दूध की जगह चीनी का पानी पी रही है। उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस दिन तुम पर चोरी का आरोप लगाकर मैंने महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं भी इतने दुखों से नहीं लड़ रहा होता। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दी है। मुझे माफ कर दो। महल चलो, मैं सबको बता दूंगा तुम ही इस राजपाट की असल हकदार हो। ये तुम्हारे पिता का सिंहासन है और मैं 9 साल का था जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ महल आया था। तुम्हारे पिता, मेरे मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे मन में सिंहासन को लेकर लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रजा की इतनी मदद की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ मुझे लेकर। वो बस मुझे ही राजा बनता देखना चाहते थे हमेशा। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं सब तुमको वापस कर दूंगा, बस तुम वापस महल चलो। अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े पुत्र को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। वो राजकुमार होकर भी 6 साल तक एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा, परंतु किस्मत ने उसको शांति से मिला दिया। वो फिर से उसको महल में ले गई और देखो, वो फिर से उसको महल में ले आई। तुमने जो किया मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। तो क्या गुड्डू मेरा बड़ा राजकुमार है? हाँ, मेरे दोनों राजकुमार जिंदा हैं। कल्याणी, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूँ तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तो तुम ये सब कर ही सकती हो ना। कल्याणी के मना करने के बाद भी राजा उसको महल में ले आए और सबके सामने उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमार के थे, एक कल्याणी की बेटी का और चौथा शांति का। शांति का नाम सुनकर सभी गांव वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये लड़की तो शातिर निकली, महल के अंदर से हिस्सा भी ले पड़ी। मैं पूरी प्रजा के सामने कल्याणी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और शांति को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। शांति ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया। और ऐसे ही सब हंसी खुशी महल में रहने लगे।